तो निक मेडल्टन का लिखा हुआ ये जो चैप्टर है सिल्क रोड, ये चैप्टर राइटर की कैलाश तक की पूरी जर्नी को एक्सप्लेन करता है। इसमें राइटर जो है वो कैलाश जा रहा है और कैलाश पर्वत जाते टाइम उस दौरान ये उसकी एक तरीके की ट्रैवलोग है। व्हाट इज़ अ ट्रैवलोग? जब आप अपने ट्रैवल को एलेबोरेट करते हैं, आप अपने ट्रैवल के दौरान आप किस तरह के लोगों से मिले, आपने क्या क्या देखा, आपने कैसा फील किया, अगर आप ये सारी बातें जब आप इसे एक राइटिंग में लिखते हैं, दैट बिकम्स अ ट्रैवलोग। ये एक ट्रैवलोग बन जाता है। सिल्क रोड भी राइटर का लिखा हुआ ट्रैवलोग है। वो अभी बीच रास्ते में उसने कहीं स्टे किया है और वहाँ पर जिस होम स्टे में वो रुक रहा था वहाँ से अब वो आगे चल रहा है। तो जब वो आगे चलता है तो वो अपनी बातें बताता है कि भाई आसमान उस दिन बड़ा साफ सुथरा था, एवरीथिंग वाज फाइन। अब मैं रावू छोड़ रहा था, तो ही वॉज एट रावू राइट नाउ। तिब्बत के ही इलाके हैं ये सब। वो रावू में था और जब वो यहाँ से अब निकलने लगा तो जिस होम स्टे में वो रहता था या जो उसका ड्राइवर है सीटन नाम का, जो उसको लेकर कैलाश तक जाने वाला है, उसकी बहन लामो कहती है उससे कि आप कैलाश की तरफ जा रहे हो, आपको वहाँ बहुत ठंड लगेगी और आपके पास डेफिनेटली कुछ वार्म क्लोथ्स होने चाहिए। आपके पास डेफिनेटली कुछ वार्म क्लोथ्स होने चाहिए। और इसीलिए वो अंदर गई, अंदर से बाहर आई और जब बाहर आई तो उसके पास शीप स्किन का एक बहुत प्यारा सा बड़ा लॉन्ग कोट था। बेसिकली सारे तिब्बतन यहाँ के लोग इसी तरह के लॉन्ग कोट को पहनते हैं। उसने उसे एज ए फेयरवेल गिफ्ट वो लॉन्ग कोट दिया और वो सीटन के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। सीटन है उसके साथ और एक लड़का और है, डैनियल। सो राइटर, निक मेडल्टन, सीटन एंड डैनियल ये चल पड़े अपने ट्रैवल की तरफ, कैलाश पर्वत की तरफ। अब जब वो चल पड़े तो रास्ते में अभी शुरू में ही नरेटर ने सीटन से पूछा कि किस रास्ते से जाएंगे। सीटन ने बताया कि मुझे एक शॉर्टकट भी पता है, लेकिन उस शॉर्टकट की ऑथेंटिसिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि रास्ते में बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर अलग अलग दर्रे आते हैं, माउंटेन पास आते हैं, अगर वहाँ बर्फ पड़ी हुई हुई तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस। इवन राइटर ने ये पूछने की कोशिश भी करी कि क्या चांसेस हैं, बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कह रहा है ये तो जाकर ही पता चलेगा, जब वहाँ पहुँचेंगे तभी पता चलेगा। खैर इन्होंने रिस्क लेने का डिसाइड किया और वो उस रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ से पहाड़ी पहाड़, मोटे मोटे बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से होते हुए निकल रहे थे। जगह जगह गेजल्स, जंगली हिरणों का झुंड भी नजर आ रहा था। थोड़ी और आगे जाने पर इन्हें गधों का झुंड भी दिखाई दिया और उन गधों के झुंड के उस पत्थर वाले पहाड़ों पर चलने से काफ़ी धूल उठ रही थी और वो गधे एक परफेक्ट फॉर्मेशन में चल रहे थे, एक परफेक्ट ग्रुपिंग में चल रहे थे, जैसे कोई प्री डिटरमिन्ड रास्ते पर वो चल रहे हों। खैर वो ये सारी चीज़ें देखते हुए क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द नरेटर सी वाइल ऑन हिज ट्रेवल टूवर्ड्स द पाथ ऑफ कैलाशा? कैलाश की तरफ जाते हुए क्या क्या देखा? ये सारी चीज़ें देखी। थोड़ा और आगे निकले तो तिब्बत के जो लोकल तिब्बतन्स होते हैं, लोकल तिब्बतन्स, नेटिव तिब्बतन्स जो होते हैं, जिन्हें ड्रोगबाज कहते हैं, ड्रोगबाज भी दिखाई दिए। कहीं पर मेल ड्रोगबा अपने भेड़ों के झुंड को कंट्रोल कर रहा था, कहीं पर फीमेल ड्रोगबाज अपने भेड़ों के झुंड को कंट्रोल कर रही थी और उनके टेंट्स और उनके घरों के बीच बहुत दूर दूर का डिफरेंस था, 500-500, 700-700 मीटर का डिफरेंस था। तो एक एक ड्रोगबा का घर बड़ा सॉलिटरी था। उनकी टेंट के बाहर हैवी और बड़े बड़े सर वाले काले रंग के कुत्ते बैठे हुए थे और वो कुत्ते थे तिब्बतन मैस्टिफ। फिर यहाँ से क्वेश्चन आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन तिब्बतन मैस्टिफ। इट्स अ शैगी एनिमल, ब्लैकर देन द डार्केस्ट नाइट। अंधेरी रात भी इतना डार्क क्या होगी जितना डार्क इनके फर का कलर है। यूजुअली ब्राइट रेड कॉलर्स उनके गले पे होते हैं और बहुत फियरलेस एनिमल होता है ये। जब तक आप इनके एरिया में नहीं घुस रहे हो तब तक ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। बट द मोमेंट हमारी कार इनके एरिया में घुसी, दौड़ते हुए आए और सीधा कार के आगे दौड़कर जब पहुंचे तो सीटन को ही ब्रेक लगानी पड़ी, कार लहरा गई।
काफ़ी दूर तक उन्होंने हमारी कार को चेस किया तिब्बतन मैस्टिफ ने, और काफ़ी दूर जब हम उनकी बाउंड्री से बाहर निकल गए तब वो रुके। इस फिरोशियस डॉग को देखकर मुझे रियलाइज हुआ कि ये चाइना के इंपीरियल कोर्ट में एज ए हंटिंग डॉग इतना फेमस क्यों है। तिब्बत से ये डॉग चाइना को एज ए गिफ्ट दिया गया था, एज ए ट्रिब्यूट दिया गया था, और तब से ये चाइना के इंपीरियल कोर्ट में तिब्बतन मैस्टिफ की बड़ी नॉलेज है। अब धीरे धीरे हम आगे चलने लगे, हमें बर्फ से ढके पहाड़ नजर आने लगे, रिवर और वाइड हो गई, सॉरी रिवर जो पहले वाइड थी अब वो क्लॉग्ड थी, जगह जगह बर्फ जमी हुई थी नदी पर, ट्रेल्स पर जगह जगह घास के मैदान, बड़े बड़े पत्थर, ये चीजें नजर आ रही थी। टर्न और शार्प होते चले गए, राइड और बम्पियर होती चली गई। सीटन गाड़ी को थर्ड गियर पर चला रहा था और स्टीप स्लोप्स में से गाड़ी को चलाते हुए उसे मुश्किल भी हो रही थी, बट स्टिल ही वॉज डेफिनेटली ही न्यू द वे। ठीक है, मुझे मेरे कानों में प्रेशर बिल्डअप होता हुआ फील हुआ। आप जितना हाइट पर जाते हैं आपके कानों पर उतना प्रेशर का इम्पैक्ट आता है। ठीक है, तभी मैंने देखा कि सीटन ने गाड़ी रोक दी और वो बाहर निकल आया। हमने भी गाड़ी में से, हम दोनों, मैं और डैनियल, हम भी बाहर निकल आए, और अब हमें पता चला कि सीटन गाड़ी से बाहर क्यों आया। रीजन बीइंग, सामने 15-16 मीटर का एक लंबा चौड़ा सड़क का पैच नजर आ रहा था जिस पर हार्ड बर्फ जमी हुई थी। इतनी सीटन बर्फ के ऊपर चढ़कर पैरों से मार मार के चेक करने लगा। अगर ये सॉफ्ट बर्फ होती तो हमारी गाड़ी इसके ऊपर से चली जाती, लेकिन बर्फ के हार्ड होने की वजह से गाड़ी के स्किड होने के, स्लिप होने के पूरे चांस थे। सीटन ने क्या किया, मट्टी उठा कर उस बर्फ के पैच के ऊपर डालना शुरू किया, तो हमने भी सीटन की हेल्प करनी शुरू कर दी। तो इस वजह से सीटन ने अब क्या करना शुरू किया, मट्टी उठा कर उस 15 मीटर बर्फ के स्वैथ के ऊपर, पैच के ऊपर डालना शुरू किया। हमने भी सीटन की हेल्प करी और हमने भी मट्टी और कंकड़ उठा के उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया, और फाइनली सीटन गाड़ी में जाकर बैठा और धीरे धीरे मट्टी के ऊपर, बर्फ के ऊपर, क्योंकि मट्टी पड़ गई थी तो वो स्लिपरी कम था, वो धीरे धीरे वहां से गाड़ी को स्लिदर करता हुआ आगे निकल गया। हम भी गाड़ी में नहीं बैठे ताकि ज़्यादा वेट ना हो, और आगे हम निकलकर फिर से गाड़ी में बैठ गए। 5210 मीटर की हाइट पर हम थे। स्नो इतनी गहरी नहीं थी, सब कुछ सीन, मतलब वही बड़ी आराम से हम फिर वहां से निकल गए। 10 मिनट के बाद एक और ब्लॉकेज आया, एक बार फिर बर्फ आई, लेकिन इस बार सीटन ने 2 टायर पहाड़ के किनारे पर चढ़ाए, 2 टायर सड़क पर रखे और धीरे धीरे करता हुआ वो गाड़ी को निकाल कर ले गया। लेकिन ऐसा करने में हुआ ये कि हमारे 2 मेजर टायर पंचर हो गए। अब हमें उनके पंचर ठीक करवाने थे। 5400 मीटर पर पहुंचकर मेरा हेड बहुत तेजी से बज रहा था, सर दर्द बहुत हो रहा था। मैंने पानी पिया ताकि थोड़ा सा सर दर्द को रिसीड किया जा सके। अब हम फाइनली 5500 मीटर की हाइट पर एक काइन पर पहुंचे। खूब सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखकर एक मकबरा टाइप या एक श्राइन टाइप बनाया हुआ था, जैसा कि रिवाज था। सब वहां प्रेयर फ्लैग्स लगा रहे थे और परिक्रमा कर रहे थे। हमने भी प्रेयर फ्लैग लगाए और हमने भी परिक्रमा करी, जैसा कि कस्टम और कल्चर कहता है। अब हमारी गाड़ी नीचे साइड उतरने लगी, मेरा हेडेक सून क्लियर हो गया। 2 बजे के करीब हम फाइनली लंच के लिए एक सॉल्ट लेक के पास रुके। वहाँ बैठकर हम नूडल्स वगैरह खा रहे थे, और वो लेक जो थी, सॉल्ट लेक, वो एक हब ऑफ एक्टिविटीज़ थी। क्यों, वहाँ बहुत सारे लोग आंखों पर वाइट कलर के, ब्लैक कलर के ग्लेयर वाले, डार्क ग्लेयर, एंटी ग्लेयर चश्मे लगाकर काम कर रहे थे, बूट्स पहने हुए थे, हाथों में उन्होंने पिक एक्सेस ली हुई थी। वो लोग नमक के बड़े बड़े पहाड़ में से बड़े बड़े पत्थर नमक के तोड़ रहे थे और ट्रकों में लोड कर रहे थे, और ट्रक में भर भर के वो नमक को वहां से ले जाया जा रहा था। फाइनली वहां से भी निकल आए हम। आफ्टरनून में हम छोटे से शहर होर में पहुंचे, HOR, होर। इट्स अ डल एंड वेरी, मतलब स्मॉल टाउन है, बड़ा डल सा है। लहासा से कश्मीर के रास्ते में ओल्ड ट्रेड के दौरान ये पड़ता था। यहाँ से डैनियल ने कहा अब यहाँ से मैं वापस लहासा जाऊंगा। अब हम 3 में से 2 ही रह गए थे, मैं और सीटन। डैनियल यहाँ से वापस चला गया।
हमारे टायर में 2 पंचर हुए थे, एक के बाद एक। हमने, और जो हम स्टेपनी यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल वो किसी गंजे के सर की तरह चिकनी थी। पहाड़ी रास्तों पर इतने चिकने टायर खराब होते हैं। इसलिए सीटन ने मुझे कहा कि आप तब तक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पियो और मैं टायरों के पंचर लगवा के आता हूँ। होर, क्वेश्चन था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिटी ऑफ होर। बड़ा ही ग्रिम सा, बड़ा ही मिजरेबल सा प्लेस था। देयर वॉज नो वेजिटेशन वट्सोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक। कोई वेजिटेशन नहीं थी, डस्ट एंड रॉक्स थे, हर तरफ बिखरे हुए थे, एक्यूमुलेटेड हर तरफ, कई सालों का इकट्ठी गंदगी। वहाँ पर जितने ट्रैवलर और पिलग्रिम्स जाते हैं कैलाश की कोरा करने के लिए, कैलाश की परिक्रमा करने के लिए, कैलाश की यात्रा करने के लिए, वो सारा गंद वहीं छोड़ आते हैं। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेक भी है, लेक मानसरोवर। ये तिब्बत की मोस्ट वेनरेटेड, मोस्ट रिस्पेक्टेड लेक है। इस लेक के बारे में काफ़ी बातें कही जाती हैं। लोग कहते हैं कि इस लेक को देखा था जिसने सबसे पहले, उसकी आंखों से आंसू आ गया था। जिसने इसे सबसे पहले देखा था उसने कहा था उसकी आंखों में आंसू आ गया था। खैर, मैं एक छोटे से कैफ़े में बैठा जहाँ से मुझे लेक दिखाई देती थी। मैंने चाय का ऑर्डर किया। एक तिब्बतन सा लड़का आया, एक फ्लास्क चाय और कप मेरे पास रख गया। मैं बैठकर चाय पी रहा था। थोड़ी देर बाद सीटन वापस लौट कर आया। उसने पंचर वगैरह लगवा लिए थे और अब हम आगे दोबारा माउंट कैलाश की तरफ चल पड़े। राइटर कह रहा है, मानसरोवर को देखकर जैसा और लोगों को एक्सपीरियंस होता है, मुझे उस दिन ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इकल कावागुची जैपनीज मंक थे जो 1900 में मानसरोवर लेक में आए थे। वो कहते हैं कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले थे मानसरोवर को देखकर। कुछ सालों बाद एक स्वीडन का स्वीडिश ट्रैवलर वहां आया था, स्वीन हेडन नाम का। वो भी मानसरोवर को देखकर रो पड़ा था। इतनी स्पिरिचुअल जगह है ये। राइटर कहता है कि मुझे वहां जाकर ऐसी कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं लगी। मानसरोवर को देखा मैंने, लेकिन मेरे को कोई खास तसल्ली नहीं हुई। फाइनली हम रात को डार्चेन पहुंचे। इस शहर में मुझे अब रुकना था। सीटन यहाँ से वापस जाने वाला था। डार्चेन जो है ये कैलाश के बेस पर है। सारे ट्रैवलर, सारे तीर्थ यात्री यहीं आकर इकट्ठा होते हैं और फिर यहाँ से ग्रुप बना बनाकर कैलाश की परिक्रमा करते हैं, कोरा करते हैं, अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। तो मैं डार्चेन पहुंचा, लेकिन अभी सीटन को एक आध दिन बाद जाना था। रात को मेरे साथ बड़ी एक स्ट्रेंज सी घटना हुई। रात को मुझे सोते टाइम मेरे नाक बंद हो रखा था। मेरी हालत खराब। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एक नॉस्ट्रिल मुझे इतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा कि मैं सरवाइव कर जाऊं। मैं जैसी लेट रहा था मेरी नाक बंद हो रही थी, जैसी मैं उठकर बैठ रहा था मेरी नाक खुल जा रही थी। लेटते वक्त मेरा माइंड मुझे ये कह रहा था, आज मत सोना, कहीं ऐसा ना हो कि आज सो तो तुम कल जाग भी ना पाओ। मतलब मेरे मरने के भी चांसेस थे। पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। जब मैं उठकर बैठूं आराम मिल जाए, जब मैं लेटने की कोशिश करूं फिर से वही हो जाए, नाक पूरी तरीके से बंद हो जाए। पूरी रात जागकर कटी। सुबह सीटन मुझे एक तिब्बतन हॉस्पिटल ले गया। वहाँ एक चाइनीज डॉक्टर था। उसने मुझे देखा, चेक किया, ठंड लग गई थी मुझे। उसने मुझे दवाइयाँ दी। सुबह वाली दवाई में तो दालचीनी टाइप थी, वो तो मैंने खा ली। लेकिन दिन वाली दवाई में जो ब्राउन कलर के गोल गोल पैलेट्स थे, वो शीप डंग की तरह, बकरी की पोटी की तरह नजर आ रहे थे। मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, बट फिर भी मैंने उन दवाई को खा लिया। अगले दिन तक मेरी नाक खुल गई, सब कुछ ठीक हो गया, बेटर हो गया। तो सीटन फाइनली जाने लगा। सीटन वहाँ से अब जाने लगा। यहीं तक लाने का काम उसका मेरा था। और निकलते टाइम उसने मुझे कहा कि अपना ख्याल रखना, जिंदा रहना, ताकि हमारे लिए फ़ायदा होता रहे। हम भी कस्टमर्स के आने पर, ट्रैवलर्स के आने पर ही पैसे कमाते हैं। ये सब हुआ। ये सब बातें कहकर सीटन वहाँ से चला गया। अब मेरा टाइम था दार्केन में बैठकर मुझे वेट करना था किसी ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स के आने का। हालांकि जब सीजन होता है तो पूरा का पूरा डार्केन पिलग्रिम्स से भर जाता है। इवन पहाड़ी इलाके में भी लोग टेंट लगा लेते हैं, इतने लोग यहाँ आते हैं। बट शायद मेरी प्लानिंग थोड़ी गलत हो गई। मैंने सीजन के शुरू की टाइमिंग में यहाँ मैं आ गया और अभी बाकी के पिलग्रिम यहाँ नहीं आए थे। मुझे कई हफ्ते, 2-3 हफ्ते वेट करना पड़ा।
पिलग्रिम्स के आने का, लेकिन अभी भी कोई नहीं आया था। मेरी पेशेंस एग्जॉस्ट हो रही थी और अचानक एक दिन मुझे एक नया कैरेक्टर मिला। मैं अपने कैफ़े में बैठा हुआ था, कॉफ़ी पी रहा था इकलौते कैफ़े में बैठकर, बाहर के सीन ले रहा था। पहाड़ी के किनारे पर नदी में से ठंडा बर्फ़ का पानी पिघल कर आ रहा था। औरतें उसमें बाल धो रही थी। एक पेड़ के पास एक छोटी सी रूडिमेंट्री सी बेसिक सी शॉप थी जो जनरल स्टोर टाइप था, घर के सामान वहाँ मिलते थे। और वहीं कुछ तिब्बतन्स जो हैं वो एक पूल टेबल लगाकर पूल खेल रहे थे। दार्चेन भी जगह जगह पॉल्यूशन से भरे हुए ढेर से है। यहाँ पर भी कबाड़े का ढेर, गंदगियों का ढेर लगा हुआ है। ये भी एक निहायत ही गंदा सा शहर है, कोई बहुत खास शहर नहीं है। बट हुआ ये कि वहाँ मुझे मिला नोरबू। नोरबू जो है वो एक तिब्बती था, लेकिन वो चाइना में काम करता था। चाइना की यूनिवर्सिटी में वो हिस्ट्री पढ़ाता था, कुछ ऐसा ही था। तो नोरबू से मैंने पूछा तुम यहाँ क्या करने आए हो। नोरबू ने भी मुझे बताया कि मैं वो करने आया हूँ, क्या बोलते हैं, मैं भी कोरा करने आया हूँ। वो चाइना में एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज में बीजिंग में पढ़ाया करता था। यहाँ वो फील्ड वर्क के लिए आया था, वो भी कोरा करने आया था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो शुक्र है मुझे भी एक साथी मिल गया जिसके साथ मैं कोरा कर पाऊंगा। इसके पास चीज़ें होंगी, इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिससे कि हम कर पाएं। अकेले कोरा करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। बट नोरबू से जब मैं ढंग से मिला तो मेरी रिलीफ जो थी वो डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई, क्योंकि नोरबू के पास भी ज़्यादा कुछ सामान था नहीं, वो भी इल इक्विप्ड था। बट नोरबू फिर भी रेडी था कि हम दोनों एक साथ कोरा करेंगे। फिर वो ये भी कहता रहा हम एक याक हायर कर लेंगे जो हमारा सामान ले जाएगा और हम पैदल पैदल कोरा करेंगे। और नोरबू लेकिन कोरा करने के लिए बहुत ही मोटा था, उसकी बॉडी बहुत ही मोटी थी। हमें डर लग रहा था कि कहीं वो कोरा कर पाएगा या नहीं, बिकॉज हिज टमी वॉज टू बिग। दिस इज द चैप्टर सिल्क रोड। उन्होंने कोरा अपना पूरा किया या नहीं, इस चीज का कहीं कोई डिस्क्रिप्शन या कोई इलेबोरेशन नहीं दिया हुआ है। तो निक मिडलटन की कहानी सिल्क रोड, आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई हो।